बच्चों, इस वीडियो में हमने जो अधिकारांतरण का महत्व किया है, हमने उसके 6 पॉइंट्स पढ़े हैं। तो हमें 6 के 6 पॉइंट्स यहाँ पर कैसे हमें याद रखने हैं वो हम सीखेंगे। ये मेरे साथ में इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा अधिकारांतरण का महत्व। बिजनेस स्टडीज़ में इस तरह की इमेजेस हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं और हमें मेन पॉइंट्स को याद रखने में मदद करती हैं। जैसे कि ये मैंने बनाया बॉस, ए बॉस है, ए के अंडर कई लोग काम कर रहे हैं, बी सबॉर्डिनेट है, अधीनस्थ है, अधिकारी अधीनस्थ। ए बॉस है, बी अधीनस्थ है, सी इसका अधीनस्थ है, डी इसका अधीनस्थ है। तो जब अधिकार अंतरण हुआ, जब ए ने बी को, सी को और डी को काम सौंपा, तो क्या क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहले ए को क्या फ़ायदा हुआ, अरे मेरा प्रशासन प्रभावी हो गया। तो ये ए को बेनिफिट हुआ कि उसका प्रशासन जो है वो प्रभावी हो गया। इसको ऐसे क्लाउड में लिख लीजिए। दूसरा, अगर हम अधीनस्थ के पास आए तो अधीनस्थ को क्या फ़ायदा हुआ जब अधिकारी ने अधीनस्थ को बोला कि हम तो भाई प्रेरित होते हैं, जब हमें काम मिलता है तो हम प्रेरित होते हैं। दूसरे सबऑर्डिनेट ने बोला कि जब हमें काम मिलता है तो हमारा विकास होता है, हमारी ग्रोथ होती है, कर्मचारी का विकास, कर्मचारी को प्रेरणा। तीसरा कर्मचारी कहता है क्योंकि हमें अधिकार क्लियर हैं, उत्तरदायित्व क्लियर है, जवाबदेही क्लियर है, सब चीज़ें स्पष्ट हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो हमारा समन्वय बेहतर होता है। तो बॉस को क्या फ़ायदा हुआ, प्रभावी प्रशासन। कर्मचारी को क्या फ़ायदा हुआ, कर्मचारी को प्रेरणा, कर्मचारी का विकास और बेहतर समन्वय। अच्छा, इसके अलावा संगठन में क्या पता चला, संगठन में ये पता चला कि अगर ये अधिकार अंतरण नहीं होता तो सोपान श्रृंखला कैसे करते। तो ये हमारा अगला महत्व है। क्या है हमारा अगला महत्व, अरे यह तो सोपान श्रृंखला का आधार है। तो ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। और जब कर्मचारी प्रेरित हो रहा है, कर्मचारी का विकास हो रहा है, समन्वय भी अच्छा है, प्रबंधक का प्रभावी, प्रशासन भी प्रभावी है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, संगठन का विकास हो रहा है। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। बॉस को क्या फ़ायदा, प्रभावी प्रशासन। सबऑर्डिनेट को क्या फ़ायदा, वो अभिप्रेरित होता है, उसका विकास होता है और समन्वय बेहतर होता है। संगठन को क्या फ़ायदा है, सोपान श्रृंखला का आधार मिला संगठन को और संगठन का विकास हुआ। तो 1 फ़ायदा अधिकारी को, 3 फ़ायदे अधीनस्थ को और 2 फ़ायदे संगठन को। तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अभी तक हम देखते हैं हमने क्या क्या रिवाइज़ किया, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है हमने। इसमें इस चैप्टर में हमारा केवल और केवल एक टॉपिक बच गया है, लास्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि अभी तक हमने संगठन में क्या क्या पढ़ा है। हमने संगठन की प्रक्रिया पढ़ी थी, संगठन की परिभाषा पढ़ी थी। संगठन की प्रक्रिया में कितने चरण हैं, 4। कौन कौन से, काम को पहचानना, विभाजन, विभागीकरण, कर्तव्य का निर्धारण और चौथा रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। तो संगठन की प्रक्रिया हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक संगठन का महत्व। कितने पॉइंट्स पढ़े हैं हमने इसमें, 7 पॉइंट्स। क्या क्या, विशिष्टीकरण, इष्टीकरण, इष्टीकरण, विशिष्टीकरण, स्पष्टीकरण, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग और परिवर्तनों का अनुकूलन, प्रभावी प्रशासन, वहाँ भी पढ़ा ना अधिकार अंतरण में, कर्मचारी का विकास, अभी पढ़ा अधिकार अंतरण में, विकास और विस्तार, संगठन का विकास, संगठन का विस्तार। तो इस तरीके से पॉइंट्स आपको रिलेटेड दिखाई देंगे। विशिष्टीकरण, स्पष्टीकरण, कर्मचारी का विकास, प्रभावी प्रशासन, परिवर्तनों का अनुकूलन, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, कोई वेस्टेज नहीं है, और संगठन का विकास और विस्तार। ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है बेटे। अगर आपने 10 टॉपिक्स के भी महत्व और वो सब याद करें, आप देखेंगे कि कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, बस हमें पहचानना होता है कौन से पॉइंट को हमें कहाँ पर यूज़ करना है। फिर हमने संगठन ढांचा पढ़ा। कितने तरह का संगठन ढांचा पढ़ा है हमने, 2 तरह का, कार्यात्मक और प्रभागीय। एक ही तरह का सामान बना रहे हैं, कार्यात्मक, एक से ज़्यादा प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं तो प्रभागीय, कार्य विशिष्टीकरण है तो कार्यात्मक, उत्पाद विशिष्टीकरण है तो प्रभागीय। दोनों में से उत्तरदायित्व निश्चित करना कहाँ पर सरल है, कहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है आसानी से, प्रभागीय में। कार्यात्मक में निश्चित करना सरल नहीं होता है। डिसीजन लेना कहाँ पर ज़्यादा आसान है, विभाग को बंद करना है आसानी से, कौन से विभाग को बंद कर पाओगे आसानी से, प्रभागीय संगठनिक ढांचे को। ठीक है, इसके बारे में हमने करा था, एग्जाम्पल करा था, यही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। प्रभागीय में
आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने पतंजलि का लिया, तो और कोई एग्जाम्पल आप बना के उसका फॉर्मेट बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं कि आपने, ये आपका होमवर्क है कि प्रभागीय सांगठनिक ढांचा ढूंढ के सोच के, जैसे सैमसंग के बारे में सोचो कि सैमसंग क्या क्या बनाता है, या फिर जैसे मैंने शूज़ के बारे में बोला, बाटा के बारे में बोला, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते तो क्या क्या विभाग हो सकते हैं, ऐसा एक बना के मेरे को सेंड करेंगे आप लोग अलग अलग। फिर हमने पढ़ा कार्यात्मक सांगठनिक ढांचा कहाँ कहाँ पर उपयुक्त होता है। 3 परिस्थितियों में उपयुक्त होता है, जब संगठन का आकार बहुत बड़ा हो, क्रियाओं में विविधता हो और उच्च कोटि के विशिष्टीकरण की आवश्यकता हो। और प्रभागीय सांगठनिक ढांचा कहाँ पर उपयोगी होता है, जहाँ पर अलग अलग तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के संसाधनों को प्रयोग में लाया जा रहा है। फिर हमने कार्यात्मक और प्रभागीय में अंतर किया था। कार्यात्मक की रचना कार्यों के आधार पर, प्रभागीय की रचना उत्पादित वस्तुओं के आधार पर। यहाँ पर कार्य विशिष्टीकरण, यहाँ उत्पाद विशिष्टीकरण। उत्तरदायित्व निश्चित करना मुश्किल, यहाँ पर उत्तरदायित्व निश्चित करना सरल, कौन सा विभाग अच्छा कर रहा है, कौन सा विभाग गलत कर रहा है। फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर बहुत फ्रीडम है। लागत कम आती है, यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि हर विभाग के अपने अलग अलग बॉसेज होते हैं, बहुत कॉस्ट आती है। कोऑर्डिनेशन बहुत कठिन और यहाँ पर आसान। फिर हमने अधिकार अंतरण पढ़ा। अधिकार अंतरण के कितने तत्व हैं, अधिकार अंतरण के कितने तत्व पढ़े हैं हमने, 3 तत्व। कौन से, अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। और लास्ट में हमने अधिकार अंतरण का महत्व पढ़ा। कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं अधिकार अंतरण के महत्व के। बॉस को क्या फ़ायदा, प्रभावी प्रशासन। पहले कर्मचारी को क्या फ़ायदा, वो अभिप्रेरित हुआ। दूसरे कर्मचारी को उसका विकास हुआ। तीसरे कर्मचारी समन्वय बेहतर हुआ। संगठन को क्या फ़ायदा, सोपान श्रृंखला का आधार और संगठन का विकास। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर ओके, थैंक यू बेटे।